नाउ वेलकम बैक टू करियर माउंट एंड लेट्स स्टार्ट द क्लास। तो आज हम लोग डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन में एक कदम आगे चलेंगे। तो क्या आप लोग एक कदम आगे चलने के लिए तैयार हैं? शाबाश, वेरी नाइस। तो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन जो होता है वो चार ही था। कौन कौन सा था बताइए? दिस, दैट, दिस एंड दोस, ये चार था। फर्स्ट रूल आपने जान लिया था, अब जानने वाले सेकंड। चलिए बोर्ड पे ध्यान दीजिए। आइए, तो सबसे पहले हमारे पास एक N1 रहेगा। N1 मतलब नाउन वन, ठीक है। उसके बाद N2 रहेगा, मतलब नाउन टू रहेगा। और उसके बाद जो भी कोई वर्ब वगैरह यहाँ पे इस्तेमाल होगा, ठीक है। तो यहाँ पे दो ऐसे कंडीशंस आएंगे, जो एक तरह का दो सेंटेंस को कनेक्ट करेगा। इसीलिए यहाँ पे एक वर्ड रहेगा दिस और रहेगा दैट। तो उसके बाद यही सिलसिला आगे चलेगा। कहने का मतलब क्या हुआ? तो अगर आप जो नाउन वन N1 के अकॉर्डिंग आप इसमें इस्तेमाल करेंगे दिस का, ठीक है, और N2 के अकॉर्डिंग इस्तेमाल करेंगे दैट का, तो कभी भी हमारे पास सब्जेक्ट में एक कंपाउंड नाउन मतलब दो तरह का नाउन दिया हुआ है एंड से जोड़ करके, और शुरुआत और स्टार्टिंग में बात हम लोग करना होगा। तो इसकी बात करेंगे तो दिस इस्तेमाल करेंगे, और इस वाले नाउन की बात करेंगे तो दैट इस्तेमाल करेंगे। अब ये कैसे होगा, चलिए इसका एग्जांपल समझते हैं। मैंने कहा पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर कनेक्टेड। आर कनेक्टेड मतलब का पॉपुलेशन और इंटर कनेक्टेड डाल दे रहा हूं, सही रहेगा। इस सेंटेंस को देखिए, मैं लिखा हूं पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर इंटर कनेक्टेड, है ना, एंड विथ, और है नहीं, आर इंटर कनेक्टेड। ओके, वेट, आर इज लेफ्ट। छोटी सी बात है, आप इस बात को खुद से ऑब्जर्व कर लीजिएगा, है ना। इसका मतलब ये नहीं कि सर आर लेफ्ट कर रहे थे। प्लीज, पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी आर इंटरकनेक्टेड। पॉपुलेशन और पॉवर्टी आपस में इंटरकनेक्टेड है और हमें इसे खत्म करना होगा, ठीक है। वी हैव टू फिनिश दिस टू कंट्रोल दैट। चलिए इस सेंटेंस को थोड़ा दिमाग लगाइए, सेंटेंस को थोड़ा देखिए क्या कह रहे हैं। आई देख लिया, ऑब्जर्व कर लिया। आपको क्या लगता है इसमें क्या रॉन्ग है और क्या सही है, आप बताइए। इसमें आप दिस और दैट लगाएंगे, क्या लगाएंगे इसके अंदर? चलिए देखिए यहाँ पे, अब कहोगे सर ये जो पॉपुलेशन है हमारा N1 है, अच्छी बात है, एंड लगा हुआ है, और ये पॉवर्टी जो है हमारा N2 है। तो हमें पॉपुलेशन और नीचे का पॉपुलेशन एंड पॉवर्टी जो है आपस में इंटरकनेक्टेड है, आपस में जुड़ा हुआ है, ठीक है। वी हैव टू फिनिश दिस, हमें फिनिश करना होगा उसे कंट्रोल करने के लिए। तो फिनिश क्या करना होगा? पॉपुलेशन को फिनिश करना होगा, पॉपुलेशन को फिनिश करना होगा, बताइए। पॉपुलेशन को फिनिश करना होगा, तो पॉपुलेशन को फिनिश करना होगा। शाबाश शाबाश, आइए आइए, पॉवर्टी को कंट्रोल करने के लिए पॉपुलेशन को ही फिनिश कर देंगे, है ना। तो कहोगे सर यहाँ तो पॉपुलेशन है और पॉवर्टी आपस में इंटरकनेक्टेड है, वी हैव टू फिनिश दिस। नहीं नहीं, तो क्या होगा, हमें पॉवर्टी को फिनिश करने के लिए पॉपुलेशन को कंट्रोल करना होगा, है ना। तो पॉपुलेशन के अकॉर्डिंग आप इस्तेमाल करेंगे, सुनिए ध्यान से, N1 है, N1 के लिए दिस, ठीक है। और आप मुझे बताइए N1 कहां पर है? ये है, इसको कंट्रोल करना है तो आप इसमें दिस लगा। हाँ, N1 है, N1 की जगह दिस इस्तेमाल हुआ है, देखो तो। पॉपुलेशन की बात कहाँ की जा रही है? पॉपुलेशन और पॉवर्टी आपस में इंटरकनेक्टेड है एंड वी हैव टू फिनिश दिस, और हमें इसे फिनिश करने के लिए कंट्रोल करना पड़ेगा। कंट्रोल किसे करना पड़ेगा? पॉपुलेशन को कंट्रोल करना पड़ेगा। अब पॉपुलेशन N1 है तो क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस, तो यहाँ पे दिस इस्तेमाल हो गया, समझ में आया। अब क्या फिनिश करने के लिए?
वी हैव टू फिनिश, क्या फिनिश करना होगा? पॉवर्टी, गरीबी को फिनिश करना है। गरीबी तुम्हारा N2 में आ रहा है, N2 के बदले दैट का इस्तेमाल करेंगे, तो इसमें दिस का यूज होगा क्या? नहीं, इसमें दैट का यूज होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत आई बात समझ में? चलिए, तो एक छोटा सा चीज आप क्या देख सकते हो, सर आप इतना क्यों कर रहे हो? आप एक काम करो, पॉवर्टी इसको आगे पीछे कर लीजिए, अभी समझ आएगा आप। आइए देखिएगा जरा ध्यान से। अगर मैंने कहा पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आर इंटरकनेक्टेड, इंटरकनेक्टेड, वी हैव टू फिनिश दिस या दैट टू कंट्रोल दैट। अब चेक कीजिए, इस सेंटेंस को थोड़ा दिमाग लगाइए। पॉपुलेशन और पॉवर्टी एंड पॉपुलेशन आपस में इंटरकनेक्टेड है, एंड वी हैव टू फिनिश दिस, क्योंकि हमारा ये N1 है और इसी को फिनिश करने की बात की जा रही है। N1 को फिनिश करना है, दिस लगाया, कट कीजिए दैट टू कंट्रोल दैट, इसे कंट्रोल करने के लिए, पॉपुलेशन को कंट्रोल करने के लिए, और N2 यहाँ पे है, दैट लगा और दैट अपने आप यहाँ पे करेक्ट है। आई बात समझ में? तो एग्जाम में क्वेश्चन आपको इस तरह से घुमा सकता है, ये आगे पीछे ना दे करके, है ना, इसमें एक्सचेंज कर देगा और ये आपको सोल्यूशन करा देगा। तो आपको मीनिंग चेकआउट करना पड़ेगा, किस पे जा रहा है? फर्स्ट वाले पे फिनिश करना है पॉपुलेशन को? नहीं, फर्स्ट वाला पॉपुलेशन है, फिनिश नहीं करना है, इसे तो कंट्रोल करना है ना। तो ये फर्स्ट में N1 है, तो यहाँ पे कंट्रोल करना है पॉपुलेशन को, तो दिस लगा दिया। अब फिनिश किसे करना है? फिनिश करना है पॉवर्टी को, N2 है तो अपने दैट लगाया। तो इस तरह से आपको मिलेगा और सही मायने में तुम्हारा क्वेश्चन ये हो जाएगा। इसके अकॉर्डिंग N1 दिस, N2 दैट। कुछ कहना चाहेंगे आप? बहुत ही प्यारी चीज थी, ये समझ तैयार करना बहुत इंपॉर्टेंट है। चलिए एक और एग्जांपल लेते हैं, है ना। क्रिकेट एंड चेस आर गेम्स, मतलब क्या हुआ? क्रिकेट और चेस क्या है? गेम्स है। वी प्ले दिस इंडोर, वी प्ले दिस इंडोर्स, ऐसा लगा लो, एंड दैट आउटडोर्स। इस पे दिमाग लगाइए, इसे आप बना पाएंगे, सेंटेंस को मीनिंग को समझिएगा। सोचिए, आइए कहोगे सर क्रिकेट यहाँ पे N1 है, चेस N2 है, आर लगा है, चलो अच्छी बात है, मतलब जो भी है ठीक है। हम लोग प्ले करते खेलते हैं इंडोर, किसे इंडोर? तो बताओ सर ये N1 है और ये N2 है, ठीक है। तो अब ये बताओ, क्रिकेट एंड चेस की बात कर रहा हूं, तो इंडोर और आउटडोर कौन है? क्रिकेट हमारा क्या है? इंडोर है, इंडोर है, बाहर निकलिए। अब क्रिकेट हमारा इंडोर नहीं है ना, आउटडोर है, बाहर खेलते हैं। और चेस हमारा इंडोर है, N1 इस्तेमाल हुआ, N1 के लिए क्या इस्तेमाल करेंगे? दिस। अब बताओ क्रिकेट यहाँ पे, आउटडोर कहां पर है? यहाँ पे आउटडोर, तो दैट को हटा करके दिस लगा दे। और N2 है, N2 में क्या इस्तेमाल करना है बोलिए? दैट। तो हाँ, तो दिस को हटा के हम लोग दैट इस्तेमाल कर लेंगे। यही वाला पैटर्न फॉलो हो गया ना, सेम यही पैटर्न फॉलो हो गया। अब समझ में आया? हमेशा डिपेंड करता है कि दिस और दैट कैसे यूज होगा। तो अब शुरू वाले को पूरे अच्छे से ऑब्जर्व कर लेना, अगर नहीं ऑब्जर्व करेंगे तो यूज हो जाएगा रॉन्ग। ओके, कैसे ऑब्जर्व करना है? क्रिकेट एंड चेस, सर पहले आपने ये बोला है तो दिस बोलिए, और चेस बाद में बोला है तो उसको दैट लगाना है। जहां जहां क्रिकेट आउटडोर है दिस लगा दो, अब नहीं है क्रिकेट। अब चेस है सेकंड नंबर पे, दैट लगाना है, इंडोर है, दिस को हटाकर दैट लगाइए, बात खत्म हो गया, इजी। चलिए प्लीज आप इसे
अपनी प्यारे प्यारे हाथों से नोट डाउन कीजिए। Come on. आइए चलिए बढ़ते हैं आगे। अब आप जानने वाले हैं इट और दिस के बीच में डिफरेंस, है ना। आइए डिफरेंस शॉर्ट में लिख रहा हूं, बिटवीन मैं लिख ही दे रहा हूं पूरा। डिफरेंस बिटवीन दिस एंड इट। चलिए आइए, और आज आप जानेंगे दिस और इट का बीच में दोनों क्या डिफरेंस है और उसका सही इस्तेमाल आप जानने वाले, है ना। आपने जो भी पढ़ा दैट के बारे में और इट के बारे में जो पढ़ा आपने, चलिए थोड़ा सा कंपेरिजन कर लेते हैं। आइए, नंबर वन, इट जो होता है आपका क्या होता है, प्रोनाउन, यही पढ़ा है आपने। और दैट जो होता है वो क्या होता है, बताइए। दैट क्या होता है आपको, सर दैट भी प्रोनाउन होता है, अभी तो पढ़ा रहे आप डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन, है ना। तो ये प्रोनाउन होता है। और एक बात को याद रखिएगा, प्रोनाउन के साथ साथ ये एडजेक्टिव भी होता है, याद आया। डेमोन्स्ट्रेटिव एडजेक्टिव जो पहले इस्तेमाल होता है, नाउन के पहले इस्तेमाल करा जाएगा। तो इट हमारा सिर्फ प्रोनाउन होता है और दैट जो होता है वो हमारा प्रोनाउन और एडजेक्टिव दोनों होता है। कोई दिक्कत। नंबर टू, इट जो होता है वो डमी सब्जेक्ट होगा, क्या होगा, डमी सब्जेक्ट हो जाएगा। डमी सब्जेक्ट मतलब जानते हैं, एक नकली सब्जेक्ट की तरह काम करेगा। लेकिन एक बात हमेशा याद रखिएगा, इट जो होता है वो आइडेंटिफाई करता है, पता करता है रियल सब्जेक्ट को। आइडेंटिफाई रियल सब्जेक्ट, रियल सब्जेक्ट को आइडेंटिफाई करने के लिए भी हम लोग इसका इट का इस्तेमाल करते हैं। कोई दिक्कत। एग्जाम्पल दे, आइए जानिएगा। दिस क्या होता है, कहोगे सर दिस तो हमारा क्या होता है, बोलिए। दिस हमारा प्रोनाउन होता है और एडजेक्टिव भी होगा, है ना। आइए, और दिस का इस्तेमाल क्या होता है, आप कहोगे सर पॉइंट आउट करने के लिए हम यूज करते हैं ऑब्जेक्ट को जो नियर वाला होता है। आपने ये जाना था, आपने यही जाना था, कोई दिक्कत। ओके, शाबाश। चलिए अब और देखिए, अगर मैं सेंटेंस एक यूज करता हूं, जैसे इट इज हिम हु किल्ड अ स्नेक। इस सेंटेंस में क्या एरर है, ढूंढिए जरा, ढूंढ कर बताइए। इट इज हिम हु किल्ड अ स्नेक, तो कहोगे सर आपने इट का तो इस्तेमाल किया, लेकिन इट के बाद तो यहाँ पे इट सब्जेक्टिव केस में होता है ना। तो हिम तो लिखना अपने आप में क्या हो जाएगा, गड़बड़ हो जाएगा, राइट। यानी आपको यहाँ पे ही यूज करना होगा। आप कहेंगे इट इज ही, है ना। यह वही इंसान है जिसने हु, यह वही इंसान है, ये वही है जिसने स्नेक को क्या कर दिया, किल कर दिया, जान से मार दिया। आई बात समझ में। अब कहोगे सर ये आपने ही जो यूज हुआ है, यहाँ हु जो यूज हुआ है किसके बदले, हु जो यूज हुआ है किसके बदले, ही के बदले इस्तेमाल हुआ है। अब कहोगे सर आपने तो ही के बदले हु इस्तेमाल कर लिया, अच्छी बात है कर लिया, लेकिन कभी भी अगर तो ये इट यहाँ पे है तो हु यूज किया है, इसका मतलब और भी कुछ होगा, हु विच दैट बहुत सारा यूज होगा। लेकिन अब आप जानने वाले हैं कि इट यहाँ पे यूज रहेगा तो इसके अंदर कौन कौन सा रिलेटिव प्रोनाउन आ सकता है, वो हम आपको रूल बताने जा रहे हैं। ठीक है, चलिए आइए देखिए जरा। नहीं, मैं लाइब्रेरी में नहीं रहता हूँ, मैं रहता हूँ स्टेशन पे, है ना, जंक्शन पे रहता हूँ, लेटर रहता हूँ। जो बैठा रहता है मैं वहां पे लेटर रहता हूँ। क्या रहता है ना, हाँ, देखा सच का ऐसे सर वहीं से आया। पढ़ाई पे ध्यान दीजिए। देखिए हम इट की बात करते हैं, तो अगर अगर आपने इट यूज करा है तो आप इसमें क्या क्या लगा सकते हैं, तो हु लगा सकते हैं, हुम लगाएंगे, है ना, विच लगा सकते हैं और दैट लगा सकते हैं। इतना इस्तेमाल कर सकते हैं, हु विच
whom और that ही इस्तेमाल करेंगे, नहीं लगाएंगे। अगर आप हाउ सोच रहे हाउ लगाने का, वेयर लगाने का, दैट लगाने का, तो इस्तेमाल बिल्कुल मत करना, क्योंकि इट अगर सब्जेक्ट में इस्तेमाल हुआ है, अगर इट के बाद कुछ भी यहाँ पे होता है, इट इज ही, तो यहाँ पे हु इस्तेमाल हुआ है, हुम इस्तेमाल हुआ है, इसके अकॉर्डिंग, है ना। इसमें वेयर, व्हाट, हाउ, ये सब इसके अंदर यूज नहीं होगा, ये याद कर जाइए। हु, whom, which और that, यही इज अ रिलेटिव, हाँ यही इन्हीं रिलेटिव प्रोनाउन का इस सेंटेंस के अंदर इस्तेमाल होगा। ये हमारा रूल है। कोई दिक्कत, कुछ कहना चाहेंगे आप, है ना। जान लीजिए ये क्या है, ये तो रिलेट कर रहा है, एक सेंटेंस यहाँ पे, एक सेंटेंस यहाँ पे, तो पता है इसको रिलेट कर रहा है, क्या कर रहा है, रिलेट कर रहा है। S1 लिख दे रहा हूँ सेंटेंस 1, S2 लिख रहा हूँ सेंटेंस 2, ठीक है, और इट से ये सेंटेंस स्टार्ट हुआ है, तो आप इनके अलावा कुछ और इस्तेमाल नहीं करेंगे। ये सब क्या है, तो आप कहेंगे मेरे जिगर के टुकड़े, क्या कहेंगे, ये सारे रिलेटिव प्रोनाउन है, ये सारे रिलेटिव क्या है, प्रोनाउन है। प्लीज आप इसे नोट डाउन कीजिए प्लीज। आइए सुनिए, आप समझिए। तो अब हम जो बात करेंगे आगे, है ना, अब जो मैं बात करूंगा आगे, देख लीजिए क्या बात करूंगा। दिस का इस्तेमाल हम लोग इंट्रोडक्शन के लिए भी इस्तेमाल करते हैं। दिस का इस्तेमाल हम लोग इंट्रोडक्शन करने के लिए भी इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। इसका एक एग्जांपल यहाँ पे देख लीजिए क्या है। जैसे अगर मैं कहता हूं दिस इज माई फ्रेंड, यह मेरा दोस्त है, देखा आपने, पॉइंट आउट करा। और ये दिस का इस्तेमाल इंट्रोडक्शन के लिए इस्तेमाल करता है, हम लोग इस्तेमाल मतलब यूज करते हैं इंट्रोडक्शन के लिए, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। चलो अब कहानी को आगे बढ़ाते हैं, सुनिएगा ध्यान से। अब हम जो स्टडी करने जा रहे हैं वो प्रोनाउन का थर्ड काइंड है। थर्ड काइंड जो आप जानने वाले उसका नाम है रेसिप्रोकल प्रोनाउन। क्या जानेंगे, आइए, रेसिप्रोकल प्रोनाउन में आपका स्वागत है। राइट, रेसिप्रोकल जो होता है, इसमें हम लोग जो बात करते हैं गिव एंड टेक की बात करते हैं, मतलब लेन देन होता है। क्या होता है, लेन देन, इसको बोलते हैं गिव एंड टेक। मतलब क्या बोलेंगे, आप कहेंगे ये पारस्परिक है। पारस्परिक का मतलब क्या होता है, एक दूसरे को, क्या होता है, एक दूसरे को। और ये बहुत ही ज्यादा आसान है, ठीक है, ये बहुत ही ज्यादा आसान है। एक दूसरे को बोलिए या एक दूसरे से बोलिए। आइए, क्योंकि हमारे पास रेसिप्रोकल प्रोनाउन में बस दो ही है, कितने हैं, बस दो ही है, ईच अदर एंड वन अनदर। राइट, तो पहला बात करें इसमें ईच अदर, दूसरा क्या है, वन अनदर, ठीक है। दोनों का मतलब होता है एक दूसरे से, एक दूसरे को पारस्परिक होता है ना। लेकिन इन दोनों में डिफरेंस क्या है, यहाँ पे जो बात की जाएगी इसमें नंबर जो होगा दो होगा, मतलब दो लोगों की बात की जाएगी। किसकी बात की जाएगी, बोलिए, दो लोगों की बात की जाएगी। और इसमें जो होगा वो नंबर जो होगा वो दो से ज्यादा होगा। दो से कितना होगा बताइए, ज्यादा होगा। मतलब अगर दो से ज्यादा लोग होते हैं, तो ध्यान से देखिए इस वर्ड को, ये वही वर्ड है जो दो से ज्यादा इंसान को रिप्रेजेंट करता है। राइट, और ऊपर वाले ईच अदर, ये वही वर्ड है, ध्यान से देखो इस शख्स को। राइट, जिसकी संख्या कितनी है, दो है, दो लोगों को रिप्रेजेंट करेगा। आई बात समझ में, एक बार में लिख लो, एक बार में दो, दो लोगों की बात की जाएगी। और एक बार में दो से ज्यादा, एक बार में दो से ज्यादा, दो से ज्यादा हम लोग यूज करेंगे। कोई दिक्कत, समझ में आया, ये कंफ्यूज मत होना है, इस बात को ध्यान दीजिए। आइए, अब हम जो बात करते हैं इस चीज को एज अ ऑब्जेक्टिव केस में हम लोग इस्तेमाल करते हैं। किस फॉर्म में इस्तेमाल करते हैं, बोलिए, ऑब्जेक्टिव केस, ठीक है, ओसी में यूज करेंगे। उसके बाद आते हैं पीसी, पॉजिटिव केस में क्या होगा, पॉजिटिव केस में इसका इस्तेमाल करेंगे, तो हाँ, आप एपोस्ट्रोफी एस इसमें लगा सकते हैं, एपोस्ट्रोफी एस इसमें क्या कर सकते हैं, लगा सकते हैं। कोई दिक्कत, मतलब ईच अदर वन अनदर में आप पॉजिटिव केस लगा सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिए। अब आगे बात करते हैं। तो
पॉजिटिव केस का मतलब क्या हो गया, आप तो जानते हो, ये तो हमारा पॉजिटिव केस में हम यूज कर लेंगे। और इसके बाद आपको नाउन, आपको ये बात पता है कि आप एपोस्ट्रोफी एस लगाने के बाद नाउन पोजीशन इस्तेमाल करते हैं ना, नाउन पोजीशन, तो आप इसमें यूटिलाइज कर सकते हैं। चलिए तीसरा बात करते हैं। तीसरा जो हम लोग इस्तेमाल करते हैं उसका नाम क्या है, सब्जेक्टिव केस में आपको यूज करना। सब्जेक्टिव केस जानते हैं क्या होता है, एज अ सब्जेक्ट के फॉर्म में इस्तेमाल करना। तो वी यू दे, आप क्या करोगे, वी या यू या दे, ठीक है, वी यू दे, इसके बाद आप इसमें इच लगाएंगे, क्या लगाएंगे, इच। अदर और अनदर बात खत्म हो जाएगा, अदर और अनदर बात खत्म कर लेंगे। इसके बाद अगर आप सब्जेक्टिव केस में वी है, यू है, दे है, उसके बाद इच लगा करके उसके बाद प्लूरल वर्ब इस्तेमाल कर लीजिएगा। अब ये मत समझिए सर ने कहा कि इसके बाद अदर लगाओ, इसके बाद अनदर लगाओ, इसमें नहीं लगाना है, एज अ सब्जेक्ट फॉर्म में इस्तेमाल होगा। तो ऑल क्लियर, एक बार फिर से बता दूं, इच अदर वन अनदर जो होता है ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है। मतलब ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो वर्ब के बाद यूज होगा। ऑब्जेक्टिव केस क्या होता है, जो प्रीपोजिशन के बाद यूज होगा। आई बात समझ में। पॉजिटिव केस में क्या होगा, मतलब यहाँ पे पॉजिटिव केस इस्तेमाल करेंगे और नॉन पोजिशन इस्तेमाल करेंगे। नॉन पोजिशन एपोस्ट्रोफी एस के बाद तो नॉन पोजिशन ही होता है ना। राम का भाई, राम्स ब्रदर, तो राम के साथ पॉजिटिव केस लगा है, राम एपोस्ट्रोफी एस, अब ब्रदर उसका आ गया नॉन पोजिशन आ जाएगा, है ना। ये आपने जाना था। आइए, और सब्जेक्टिव केस की बात करें तो सब्जेक्टिव केस जब भी इसका इस्तेमाल करना है, वी यू दे इस्तेमाल करना है। आप कहोगे सर आपने क्या कर दिया, आपने इसमें आई क्यों नहीं लगाया, ही क्यों नहीं लगाया, शी क्यों नहीं लगाया। क्योंकि मैंने कहा इच अदर और वन अनदर जो है उसकी संख्या या तो दो है या दो से ज्यादा है, और यहाँ पे आई तो एक ही इंसान को रिफर करेगा, इसलिए इसमें इस्तेमाल नहीं होता है आई। ही एक ही इंसान को रिप्रेजेंट करेगा, शी, इट, इन सब के साथ हम लोग इस्तेमाल नहीं करते हैं इच का। वी यू दे यानी ये सारे प्लूरल सब्जेक्ट है, इसलिए हमारे साथ इसके साथ इच इस्तेमाल हुआ है। और अदर अनदर इस्तेमाल नहीं करेंगे, सिर्फ इच के बाद प्लूरल वर्ब डायरेक्टली इस्तेमाल कर सकते हैं। कोई दिक्कत, आइए इतना ऑब्जर्व कीजिए क्या हो रहा है। उसके बाद मैं अभी एग्जाम्पल अभी ले रहा हूं और आपको बताया जाएंगे, है ना। चलिए एग्जाम्पल ले लेता हूं, दो तीन एग्जाम्पल, ठीक है। आई, टू सिस्टर्स वर फाइटिंग ईच अदर। बताइए संडेज को ऑब्जर्व कीजिए, यूर फाइटिंग विथ ईच अदर ना, ईच अदर या वन अनदर। संडेज को चूज कीजिए, मतलब करेक्ट कीजिए। आइए देखिए जरा इसे, ये लिख लो और तीन चार लिखा तो उसके बाद बताऊंगा तो ज्यादा अच्छा लगेगा, है ना। नो डाउट, बोलिए क्या, बोलिए ना। वाह वाह क्या ख्याल है फ्रेंड का, बोलो क्या बोलना सर। ये एक दूसरे को या एक दूसरे से या एक दूसरे जे हो सकता है क्या, कॉमन सेंस वाली बात है। ओ माय जीसस, राइट, प्लीज राइट डाउन। क्या ऊपर वाला,
वो मैंने सिर्फ रूल बताया है, एग्जाम्पल अभी दिए तभी तो उस रूल पे सो इम्प्लीमेंट करेंगे इसमें। ठीक है, फिर से बता दो क्या। अलग अलग है, अलग अलग बता रहा हूँ मैंने, इसलिए बताया इस ईच अदर वन अदर ऑब्जेक्टिव किसमें है, और इसमें आप ईच अदर वन अंडर के बाद एपोस्ट्रोफी एस लगाकर नाउन क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हैं। उसके बाद ये वी के साथ वी ईच आर वी ईच हैव बोल सकते हैं। हम सॉरी, हम प्रत्येक लोग के पास एक कार है, तो क्या बोलेंगे, वी ईच हैव अ कार, वी ईच हैव अ कार। समझ में आया, वी ईच हैव अ कार, दे ईच हैव अ ब्यूटीफुल हाउस, मतलब उन लोग, वे लोग, प्रत्येक के पास एक बहुत ही सुंदर घर है, तो दे ईच हैव। समझ में आ रही है, तो इसलिए तो मैंने कहा वी यू दे और ईच लगाना था, उसके बाद प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करना था। वही तो मैं अभी सेंटेंस को एग्जांपल लेकर आपको समझाऊंगा, लेकिन पेशेंस रखना पड़ेगा। रूल बताने के बाद, एग्जांपल नोट डाउन करने के बाद, उस पे एक्सप्लेन करने के बाद अगर कोई डाउट बचता है देन यू विल टेल मी। लेकिन रूल बताने के बाद सर रूल समझ नहीं आया, नहीं नहीं, रूल का इम्प्लीमेंटेशन भी तो सर करते हैं ना, ये भी आपको चेकआउट करना होगा। इम्प्लीमेंटेशन होने के बाद आप कहोगे सर एनी डाउट, ना कोई डाउट रह गया, देन यू कैन से एक्सक्यूज मी सर, कैन यू टेल मी प्लीज, देन यू कैन टेल नो इश्यूज, your pardon me please, so you can tell and I will repeat that again। समझे, शाबाश। विजय and Rani helped dash in this project। लो, अब तुम्हारा भी एग्जाम्पल ले रहा हूँ। हाँ जी सर। हाँ, इसके बाद है, जगह नहीं था मुझे यहाँ पे वॉल पे लिखना पड़ता, इसीलिए मैं नीचे लिख गया बस, टीवी करके, स्पेस नहीं था। शाबाश, नाइस, क्वेश्चन नोट डाउन कीजिए। तो अभी आपने देखा रेसिप्रोकल में, गुड मॉर्निंग, गुड मॉर्निंग। तो अभी आपने देखा रेसिप्रोकल प्रोनाउन में ओसीपीसी, प्लीज कम 7 3 आ जाओ, थोड़ा सा स्पेस डाल दो, अब थोड़ा सा एडजस्ट कर लो। 11 बच्चे देखो, रानी है ना, ऐसे एडजस्ट नहीं करेगी, थोड़ा सा और, गर्मी का दिन चल रहा है, ठंड नहीं, हो गया। आइए, आवाज अब मत कर रहा, मुझे पढ़ाने दो, डिस्टर्ब बहुत हो रहा है, डिस्टर्ब हो रहा है तुम्हारा भी और सबका। मैंने कहा रेसिप्रोकल प्रोनाउन की बात करते हैं तो रेसिप्रोकल प्रोनाउन तो दो ही होता है, ईच अदर वन अनदर, है ना। ईच अदर को साथ में लिख लो, नहीं तो आप इसे ईच और ये डैश अदर लिख सकते हैं, नहीं तो दोनों साथ में लिखना होगा, वन अनदर कर सकते हैं, इस बात को ध्यान दीजिएगा, है ना। अब एक बात और देखिए, ये जो हमारे पास जो आपने ओसी में पढ़ा, ये ऑब्जेक्टिव केस में इस्तेमाल होता है, और ये अपना पीसी में पढ़ा, मतलब इसके बाद आप एपोस्ट्रोफी एस लगा सकते हैं, नाउन क्वेश्चन इस्तेमाल कर सकते हैं। ये सब्जेक्टिव केस है तो वी यू दे के साथ इच लगाकर इसमें अदर हटा देंगे, वी यू दे इच और अदर रिमूव करके प्लूरल वर्ब इस्तेमाल करेंगे। आपने ये समझा, चलो इंप्लीमेंट करते हैं, लेट्स इंप्लीमेंट। इस सेंटेंस की पोस्टमार्टम करते हैं ना, चलिए पोस्टमार्टम करने को तैयार है, चलिए सीजर लेकर आ जाओ, नेक्स्ट आगे बात करते हैं। यहाँ पे दो बहन है, मतलब बहन की संख्या कितनी है बोलिए, दो है, दो से ज्यादा है,
यहाँ पे एग्जैक्ट वैल्यूएशन कह रहा है दो, दो बहन है, दो से ज्यादा नहीं, दो से कम, डेढ़ भी नहीं है, पौने दो भी नहीं है, सवा दो भी नहीं है। आई बस, शाबाश। दो बहन है यहाँ पे, दो बहन आपस में लड़ाई कर रहे हैं, तो दो के लिए आपने क्या इस्तेमाल करना सीखा है? ईच अदर। ईच अदर कहीं दिखाई दिया? यस, आपको ये दिखाई दिया, ईच अदर ये सही हो जाएगा और वन अनदर अपने आप में इनकरेक्ट हो जाएगा। कोई दिक्कत? शाबाश। अब दूसरा देखिए, ऑल द स्टूडेंट्स वर शेकिंग हैंड्स, सारे विद्यार्थी आपस में हैंडशेक कर रहे थे। अब बताओ हाथ कैसे मिलाएंगे? ऑल द स्टूडेंट्स, तीन चार स्टूडेंट है, एक बार में सबसे हाथ मिला लेंगे क्या? एक हाथ ऐसे मिलाएंगे, इसको एक उसको हाथ देंगे, एक किसी को पैर देंगे, है ना, फिर दूसरा पैर देंगे, खुद नीचे बड़ाम से गिर जाएंगे। तो ऐसा नहीं होता है। कहने का मतलब क्या हुआ, मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि जब भी आप हाथ मिलाएंगे तो एक बार में आप दो ही व्यक्ति से हाथ मिलाएंगे, राइट, और इसे हिला देने, इस तरह से लगा करंट लग गया, ऐसे है ना, हैंडशेक करना है। तो जितने भी सारे स्टूडेंट्स हैं और हाथ को शेक करें, तो हाथ को शेकिंग एक बार में दो ही लोगों से किया जा सकता है, इसलिए आपको इसके अंदर क्या इस्तेमाल करना है? ईच अदर इस्तेमाल करना है। तो मैं से हाथ मिलाती हूँ ऐसे, है ना, और फिर सर हाथ फंस गया मेरा, निकाल दीजिए, ऐसा नहीं होता है। हाँ, मतलब एक बार में दो लोग आपस में हाथ मिलाते हैं, कोई इंसान अपने आप से हाथ कैसे मिला लेगा? एक आप रहेंगे, आपकी एक बेस्टी, क्या नाम है उसका, रानी रहेगी और हाथ मिला लेगी। दो लोग मिला। मुझे माफ कर दीजिए, आगे बढ़ते। मैंने कहा सारे विद्यार्थी जो है हाथ मिला रहे थे, तो ईच अदर लगाएंगे। अब ये मत समझ सर यहाँ पे नंबर, तो यहाँ पे जो है नंबर जो है ना वो दो से तो ज्यादा है, आपको तो वन अनदर इस्तेमाल करना चाहिए। लेकिन शेकिंग हैंड जो होता है, शेकिंग हैंड, इसमें दो ही लोगों के बीच में हो सकता है एक बार में, इसलिए हम लोग ईच अदर का इस्तेमाल करेंगे। आई बात समझ में? सेंटेंस को मीनिंग को समझिएगा। चलिए अगला बात करते हैं। मेनी स्टूडेंट्स वर डिस्कसिंग द क्वेश्चंस, राइट, बहुत सारे स्टूडेंट्स क्वेश्चन को डिस्कस कर रहे थे एक दूसरे के साथ। तो आप मुझे बताओ कि एक बार में दो ही लोग आपस में डिस्कस कर सकते हैं? नहीं, तीन चार लोग बैठे, क्वेश्चन पूछा और सबसे डिस्कस कर सकता है, एक बार में दो आंसर दे सकते हैं, एक बार में तीन लोग आंसर दे सकते हैं। तो डिस्कस एक बार में दो लोग के बीच में नहीं होता है, दो से ज्यादा लोग के बीच में होता है। तो यहाँ पे मेनली तो ऐसे ही पता चल रहा है कि नंबर जो है वो दो से ज्यादा है, और डिस्कस क्वेश्चन जब डिस्कस हो रहा है तो दो लोगों से ज्यादा के बीच में डिस्कस हो रहा है। इसका मतलब ये हो गया, आप इसमें ईच अदर लगाएंगे या वन अनदर? बोलिए, शाबाश, बेहतरीन, वन अनदर। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। विजयवा, सॉरी विजयवा नहीं, विजय एंड रानी, है ना, विजय एंड रानी हेल्प डैश इन द प्रोजेक्ट। आवाज आवाज, तुम दोनों ने नाटक कर रहा है क्लासरूम में। विजय एंड रानी हेल्प डैश इन दिस प्रोजेक्ट। विजय और रानी इस प्रोजेक्ट में एक दूसरे को मदद किया। तो विजय और रानी यहाँ पे कितने लोग हैं बताइए? दो ही लोग है ना, तो क्या इस्तेमाल करेंगे? वन अनदर। नहीं लगा दीजिए वन अनदर, ईच अदर होगा, है ना। आई बात समझ में? क्योंकि दो लोग हैं, ईच अदर लगाएंगे। शाबाश, समझ में आ रही होगी। इन दिस सीरीज, इस सीरीज में, है ना, इस श्रृंखला में, इस सीरीज में इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका एक ना एक दूसरे को फेस कर रहे हैं। फेस करना मतलब सामना करे। मान लो कोई मेरी मैच का सीरीज चल रहा है, मैच सीरीज चल रहा है, इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका, तीनों लोग हैं। अब कहोगे सर तीन लोग हैं, नंबर तो यहाँ पे जो हो गया वो क्या हो गया, दो से तो ज्यादा हो गया, लगा दीजिए वन अनदर। नहीं नहीं बाबू नहीं, एक बार में जब सीरीज फेस करा जाएगा तो तीन देश खेलेंगे आपस में, नहीं, दो दोस्त, हाँ सॉरी, दो देश ही खेलते हैं, दो दोस्त ही खेलते हैं या दो कंट्री खेलते हैं। आई बात समझ में? दो देश खेलते हैं। जब दो देश खेलेंगे, दो की बात की जाएगी, कि यहाँ फेसिंग जो होता है हमेशा दो के बीच ही होता है, इसलिए आप इसमें ईच अदर यूज करेंगे, है ना, ना कि वन अनदर। क्या इस्तेमाल करेंगे? ईच अदर। प्लीज नोट डाउन, इसे नोट डाउन कीजिए, मुस्कुराइए और प्यारे प्यारे हाथों से नोट डाउन कीजिए। ओ माय जीसस, राइट। हाँ हाँ, तो क्लियर। मैं यहाँ पे टीम की बात नहीं की जा रही। अगर यहाँ टीम बोल रहा तो हम लोग कह देते, लेकिन यहाँ इंडिया, पाकिस्तान, श्रीलंका देश की बात की जा रही है। हाँ
यस ऑफ कोर्स बेशक। लेकिन जब इंडिया फेस कर रहा है तो हम लोग प्लेयर की बात क्यों करें? हाँ, इंडिया हटाकर प्लेयर्स डालते हैं, है ना, इंडियन प्लेयर्स। तब प्लेयर्स की बात करेंगे तो वहां पे वन अनदर आ जाएगा। लेकिन यहाँ पे सिर्फ कंट्री का मैंने जिक्र करा है, तो इसीलिए मैंने यहाँ पे नंबर 2 डाला है। फेस कर रहे हैं तो ईच अदर हो जाएगा, चाहे कितना भी रेस क्यों ना हो। बेहतरीन, अमेजिंग। 6, ऑब्जर्व करेंगे ऑन द बॉर्डर्स। कहाँ पे? बॉर्डर्स पे। दिमाग लगाइए। रुकिए ना बाबू, क्वेश्चन लिख रहा है। मैं हटी जाऊंगा तो क्या लिखोगे? तो लिखने वाला भी तो होना चाहिए, है ना। आइए। हम्म, नफरत फैला दे, हेट कर दूं यहाँ पे मैं? आप अपने घर में हैं, फील कीजिए। और अपनी अंकल है, आंटी है, मम्मी है, पापा है, दादा है, दादी है, नाना नानी, राइट। और वहां पे ये सेंटेंस इस्तेमाल कर रहे हैं। अब अच्छा लगा? हाँ, ये मुझे बोल लेना चाहिए था, लेकिन थोड़ा पेशेंस रखना पड़ता, तभी तो बोलेंगे। आइए। नहीं नहीं, हम कुछ और ना समझ लीजिए। स्टॉप इट प्लीज। नाउ लेट अस टॉक इन इंग्लिश, सॉरी, लेट अस टॉक इन हिंदी। मैंने ये कहा ऑन द बॉर्डर्स, राइट, ऑन द बॉर्डर्स, बॉर्डर पर, सुनिएगा ध्यान से, बॉर्डर पर। ऑल द कंट्री, तो ऑल द कंट्री यहाँ पे सारे देश, तो ये वाई हटाइए। आई एस, ऑल द कंट्रीज, समझ में आया? सुनिए, बॉर्डर पे सारे जो कंट्री है सबको मेंटेन करना चाहिए एक दूसरे को सम्मान का। डेली मतलब क्या होता है? एक दूसरे का सम्मान। तो आप मुझे बताइए यहाँ पे ईच अदर, एक दूसरे का सम्मान, तो एपोस्ट्रोफी एस लगाना होगा, क्योंकि अभी मैंने पढ़ा है पीसी के बाद नॉन पोजीशन, और यहाँ पे ये नॉन पोजीशन की तरह काम कर रहा है। आई बात समझ में? नाउन पोजीशन की तरह काम कर रहा है। तो आप मुझे बताइए ईच अदर्स होगा या ईच अनदर? ईच अदर्स होगा या क्या होगा? ईच अदर्स होगा या वन अनदर्स होगा? चल नहीं, सोचिए क्या होगा इसमें। बॉर्डर पर सुनिए, ऑल द कंट्रीज मस्ट मेंटेन ईच अदर्स डिग्निटी। बॉर्डर की बात की जा रही है ना। और डिग्निटी की बात की जाए तो एक दूसरे को डिग्निटी करेगा, जैसे इंडिया और पाकिस्तान या नेपाल और इंडिया, है ना। हाँ, ऑल मैंने बोला है, सेंस क्रिएट कर रहा है, एक बार में दो ही चीज को इंडिकेट कर रहा है। भले ही मैंने ऑल द कंट्रीज बोल दिया है, लेकिन यहाँ पे क्या है, जब डिग्निटी को मेंटेन करने की बात की जाएगी तो एक बार में बॉर्डर पर एक से ज्यादा लोगों के साथ हम लोग डिग्निटी मेंटेन नहीं कर सकते, क्योंकि बॉर्डर पे पारस्परिक सटा हुआ एक देश होता है और दूसरा देश होता है। इसीलिए आप यहाँ पे ईच अदर्स डिग्निटी इस्तेमाल करेंगे, वन अनदर डिग्निटी इस्तेमाल नहीं करेंगे। आइए, उसके बाद वी लव ईच अदर एंड वन अनदर, सॉरी, वी लव ईच अदर और वन अनदर, हम लोग एक दूसरे को प्यार करते हैं, है ना। तो क्या एक दूसरे को प्यार करना या एक से ज्यादा, मतलब नंबर यहाँ पे दो से ज्यादा है और नंबर यहाँ पे दो है, क्या कौन सा करेक्ट होगा? मम्मी पापा हैं तो एक दो लोग तो काफी है, और एक से ज्यादा परिवार में लोग हैं, मम्मी पापा अंकल आंटी सब है, ये भी, मतलब कहने का मतलब ये भी आपका करेक्ट है और ये भी करेक्ट है। आई बात समझ में? दोनों हो जाएगा। अब आएंगे वी डैश रिस्पेक्ट ईच अदर वन अनदर। वी के बाद डैश डाला है, इसका मतलब मैं सब्जेक्टिव केस की बात कर रहा हूं। तो आप मुझे बताइए वी यू दे के बाद क्या इस्तेमाल करना है? बोलिए, ईच लगाना है, तो आप इसमें ईच लगाइए।
हम प्रत्येक लोग रेस्पेक्ट करते हैं एक दूसरे को, बताइए ईच अदर या वन अनदर, क्या हो जाएगा? एक दूसरे मतलब यहाँ पे एक से, यहाँ पे नंबर संख्या जो है ना वो 2 है और यहाँ पे नंबर जो है 2 से ज्यादा है। हाँ तो हम लोग की बात की जा रही है ना। वन अनदर हो जाएगा, शाबाश, ये करेक्ट हो जाएगा और ये अपने आप में रॉन्ग हो जाएगा। समझ में आया? ओके, तो उम्मीद करते हैं चीजें आपको समझ में आ गई होगी। इस चीज को रिवीजन कीजिए, याद कीजिए, मन लगाकर पढ़ाई कीजिए और जीवन में आगे बढ़ाइए। और जीवन की गाड़ी को धीरे धीरे आगे बढ़ाना है। तेज चलाओगे तो खेत में उलट जाओगे, है ना। इसीलिए उलटना नहीं है, धीरे धीरे चलाना है जीवन की गाड़ी को और अंतिम तक जाना है ना। इस गेम में, पढ़ाई के इस दौड़ में आपको कछुआ बनना है, ना कि खरगोश। क्योंकि कछुआ जो होता है वो धीरे धीरे अपने काम को एक अपने मंजिल स्थान पर पहुंच जाता है और रैबिट जो होता है बीच में सो जाता है। इसलिए आज की क्लास यही समाप्त करेंगे। हंसते रहेंगे, मुस्कुराते रहेंगे। मिलते हैं छोटी सी ब्रेक के बाद। और ऑनलाइन वाले चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाइए और इसे जितना से जितना शेयर कर दो अपने अपने अंकल के पास, अपने आंटी के पास, अपने रिश्तेदारों के पास, जहां मन करना है भेज दीजिए, बस भेज दीजिए। बाय।